Welcome to the course Electronic Circuit Design. Earlier we saw common emitter and common source amplifiers. दो तरह के स्विचेस हैं हमारे पास, ट्रांजिस्टर्स हैं जिसमें जो है BJTs और JFETs आते हैं. तो BJT में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ होने वाला है वो है कॉमन emitter, और JFETs के अंदर जो है कॉमन सोर्स. ये दो एम्पलीफायर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और उनके इस्तेमाल होने की जो रीज़न है वो ये है कि उनकी पावर गेन ज़्यादा होती है, यानी उनकी करंट गेन भी ज़्यादा है. ए आउट आप यानी ए आई आउट ओवर ए आई इन, यानी आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट गेन. तो करंट गेन भी उनकी ज़्यादा होती है, और वोल्टेज गेन यानी आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज गेन भी उनकी ज़्यादा होती है. तो अगर वोल्टेज गेन भी ज़्यादा है, करंट गेन भी ज़्यादा है, तो पावर इज इक्वल टू वी आई. ठीक है, तो उनकी पावर गेन ज़्यादा होती है. जबकि जो बाकी एम्पलीफायर्स हैं जैसे BJTs में अभी हम डिस्कस करेंगे, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, वो एक किस्म के लंगड़े टाइप के हैं. यानी आप उनकी एक चीज़ मतलब ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ उनकी कम होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी भी एप्लीकेशंस हैं. ये एज अ करंट बफर और वोल्टेज बफर के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे इसके अंदर. तो पहला एम्पलीफायर अभी हम डिस्कस करते हैं BJTs वाला, कॉमन बेस एम्पलीफायर. कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है. अब इसमें कॉमन बेस एम्पलीफायर का सर्किट पहले हम देख लेते हैं. ये है कॉमन बेस एम्पलीफायर का सर्किट, जिसके अंदर आपकी जो है एक अच्छा, आप इसमें सबसे पहले देखें कि आपने इनपुट और आउटपुट कहाँ से देनी है. तो कॉमन बेस के अंदर बेस आपने ग्राउंड कर देनी है, ठीक है, ये कॉमन बेस है. और आपने इनपुट देनी है एमीटर साइड से, यहाँ आपने इनपुट देनी है, और आपने आउटपुट लेनी है कलेक्टर से. ठीक है, तो ये आपकी इनपुट हो जाएगी और ऊपर वाली आपकी आउटपुट हो जाएगी. अच्छा, अब इसका मॉडल इक्विवेलेंट अगर हमने बनाना हो AC मॉडल, तो वो किस तरह का होगा. तो उसमें यहाँ पे शो भी कर रहा है कि करंट आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा आई ई. ठीक है, और साथ उसकी एमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है, और बेस आपने ग्राउंड किया हुआ. ये आगे हम देखते हैं कि ये कैसे जो है, ये तो सिंपल है. ये तो RE' जो होती है ये VT ओवर IE करके हम निकाल लेते हैं. तो अभी हम देखते हैं इसको. द कॉमन एमीटर कॉमन बेस एम्पलीफायर इज अनदर टाइप ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर configuration where the base terminal of the transistor is a common terminal to both input and output signals, hence it is named as common base. The common base configuration is less common as an amplifier than compared to the more popular common emitter or common collector configuration, but it is still used due to its unique input output characteristics, IO characteristics के इसकी input output. For the common base configuration to operate as an amplifier, the input signal is applied to the emitter terminal. ठीक है, यानी emitter पे आपने input देनी है, and the output is taken from the collector terminal. Thus, the emitter current is also the input current and collector current is also the output current. अब ये देखिए करंट गेन क्या होगी, आउटपुट ओवर इनपुट करंट. आउटपुट करंट क्या है IC, और इनपुट करंट क्या है IE. तो IC ओवर IE क्या होगा, इट विल बी लेस देन 1 या अप्रोक्सीमेटली 1. इसमें आउटपुट करंट क्या है IC और इनपुट करंट क्या है IE. तो IE इज इक्वल टू IC प्लस IB. इस वजह से इसकी आप देखेंगे जो कॉमन बेस एम्पलीफायर है उसकी जो करंट गेन है वो कम होती है, यानी 1 होती है. तो इसको हम करंट बफर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो करंट इनपुट पे होगा वही करंट इसने आउटपुट पे दे देना है. और इसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है आप देखें कि बहुत कम होगी. जब आप इसकी इनपुट रेजिस्टेंस अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी और इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी. अच्छा, अभी अभी हम देखते हैं फॉर द कॉमन, कहाँ थे हम, हाँ, फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन टू ऑपरेट एज एन एम्पलीफायर द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड आइदर टू द एमीटर टर्मिनल एंड द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टर टर्मिनल. दस द एमीटर करंट इज आल्सो द इनपुट करंट and the collector current is also the output current, but as the transistor is a 3-layer, the 2 p-n junction device, it must be correctly biased for it to work as a common base amplifier. ठीक है, दैट इज़ द बेस मीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस. मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को आप रिवर्स बायस करेंगे. तो ये बायसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अच्छा, कॉमन बेस एम्पलीफायर यूजिंग एज एन NPN ट्रांजिस्टर. NPN ट्रांजिस्टर के साथ आप इसको कॉमन बेस अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो ये पोलैरिटी आपने बिल्कुल इसकी बायसिंग के अकॉर्डिंगली जो है वो सेट करनी है. अच्छा, thus we can see from the very basic common base configuration that the input variables relate to the emitter current and the base emitter voltage, while the output variables relate to the collector current and the collector base voltage.
अच्छा, सिंस द एमिटर करंट आई इज आल्सो द इनपुट करंट, एनी चेंजेस टू द इनपुट करंट विल क्रिएट अ कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द कलेक्टर करंट। ठीक है, फॉर अ कॉमन बेस एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन इज आई आउट ओवर आई इन विच इटसेल्फ इज डिटरमिन्ड बाय द फार्मूला आई सी ओवर आई ई। ठीक है, द करंट गेन, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। आपको पता है कि अल्फ़ा क्या होगा, आई सी ओवर आई ई। कॉमन एमिटर में क्या था कि आई सी ओवर आई बी, वो आपके बीटा था, और अल्फ़ा क्या होगा, आई सी ओवर आई ई, या उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बीटा ओवर बीटा प्लस वन। ये हमने सबसे स्टार्ट में डिस्कस किया हुआ है, बीटा ओवर बीटा प्लस वन। अच्छा, इन बीजेटी एम्पलीफायर, ये बुनियादी इक्वेशंस है, ये आपको हर सूरत आनी चाहिए, ये मस्ट है। In a BJT amplifier, the emitter current is always greater than the collector current. IE is equal to IB plus IC. The current gain alpha of the amplifier must therefore be less than unity, as IC is always less than IE. The value of IB. Thus, the collector base amplifier attenuates the current. Attenuate का क्या मतलब होगा कि इसके अगर आप dBs में निकालें तो माइनस में चला जाएगा, with the typical values of alpha ranging from 0.98 to 0.995. The electrical relationship between the three transistor currents can be shown to the given expression. I is equal to IB plus IC, alpha is equal to IC over IE, beta is IC over IB. ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, आपको आनी चाहिए। IC is equal to alpha into IE is equal to beta IB। ठीक है, बी अल्फ़ा इज़ बीटा ओवर बीटा प्लस वन, बीटा इज़ अल्फ़ा ओवर वन माइनस अल्फ़ा। ये आप खुद इसको ड्राइव भी करके चेक कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे आपके इन इक्वेशंस के साथ। दोनों इन इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे अलजेब्राइकली तो ये दो एक्सप्रेशंस आपके पास आ जाएंगे। अब करंट गेन क्या होगी, आई आउट ओवर आई इन, जो कि क्या होगी अल्फ़ा, जो कि बीटा ओवर बीटा प्लस वन, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन। Therefore, if the beta value of a standard bipolar junction transistor is 100, then the value will be 100 over 101, 0.99। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपको एग्जाम में कि इसकी करंट गेन जो है वो उसका फार्मूला लिखें और इसकी कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली करंट गेन एक कॉमन बेस एम्पलीफायर की। अच्छा, कॉमन बेस एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन। सिंस द कॉमन बेस एम्पलीफायर कैन नॉट ऑपरेट एज अ करंट एम्पलीफायर, यानी ये करंट एम्पलीफायर नहीं होता क्योंकि इसकी गेन वन है, तो ये एम्पलीफायर कैसे कर रहा है, तो एम्पलीफायर नहीं तो अटेनुएट कर रहा है, तो इट मस्ट देयरफॉर हैव द एबिलिटी टू ऑपरेट एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर। अच्छा, तो क्या होगा कि ये वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पर, यानी एक चीज़ अगर उसकी कम है, वही मैंने आपसे बात की थी कि इन एम्पलीफायर्स का मसला ये होता है कि इनकी एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा होती है, जबकि जो कॉमन एमीटर और कॉमन सोर्स में दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं, जिससे आपको पावर गेन अच्छी मिल जाती है। द वोल्टेज गेन और for the common base amplifier is the ratio of V out over V in, that is the collector voltage to the emitter voltage. In other words, V out is equal to VC and V in is equal to VE. As the output voltage V out is developed across the collector resistance RC, the output voltage must therefore be a function of IC, as the Ohm's law VRC is ICRC. तो वोल्टेज गेन क्या होगी, V out over V in। V out क्या है, VC over VE। VC क्या हो गया, ICRC ओवर आई ई आर ई। अब ये देखें, आई सी ओवर आई ई क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू आर सी ओवर आर ई, आर सी ओवर आर ई। अच्छा, अब ये आपकी ए वी आ जाएगा अल्फ़ा इंटू आर सी ओवर आर ई, तो अल्फ़ा क्या है, ए आई बेसिकली करंट गेन है, ए आई इंटू आर सी ओवर आर ई। ठीक है, देयरफॉर द वोल्टेज गेन इज मोर और लेस इक्वल टू द रेशियो ऑफ कलेक्टर रेजिस्टेंस टू द एमीटर रेजिस्टेंस। However, there is a single PN diode junction within a bipolar junction transistor between the base and emitter terminals, giving rise to what is called transistor's dynamic resistance R-E। अब इसमें हम देखेंगे कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है ना, इसमें इसकी डायग्राम कहाँ, ये देखें, हाँ। अब यहाँ से अगर आप इसकी रेजिस्टेंस नोट करें, ठीक है, एसी एनालिसिस के अंदर आपका क्या होगा कि बेस आपका ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, और ये अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो एक ये ग्राउंड है, एक ये ग्राउंड है, लेकिन ये रेजिस्टेंस भी तो है ना, ये ग्राउंड हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में आ जाएगी, यानी आर ई पैरेलल विद आर डैश ई। अब ये जो रेजिस्टेंस होती है ना आर डैश ई, ये बहुत कम होती है इसके मुकाबले में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब दो रेजिस्टेंस आप इन दोनों का पैरेलल लेंगे तो सबसे छोटे वाली आएगी, यानी पैरेलल में इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, सबसे छोटे वाली का इफेक्ट ज़्यादा होता है, सीरीज़ में सबसे बड़ी वाली का इफेक्ट ज़्यादा होता है, और पैरेलल में सबसे छोटी वाली का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो आर डैश ई डोमिनेट कर जाएगी। तो इसकी जो बनेगी गेन वो बन जाएगी आर सी ओवर आर डैश ई।
Therefore, the voltage gain is more or less equal to ratio of the collector resistance to the emitter resistance. However, there is a single p-n diode junction within a bipolar transistor between the base and the emitter terminals, giving rise to what is called transistor dynamic resistance. ठीक है. The AC input signals the emitter diode junction has an effective small resistance given by R dash E 25 millivolt over IE, where 25 millivolt is the thermal voltage of the PN junction and IE is the emitter current. So as the current flowing through the emitter resistance will decrease by a proportional amount. Some of the input current flows through this internal base resistance, ठीक है, as well as through the external connected this. तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना. फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस दीज टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर. सिंस द वैल्यू ऑफ आर डैश ई इज़ वेरी स्मॉल and RE is generally much larger, usually in kilo ohms, the magnitude of the amplified voltage gain dynamically with different levels of emitter current. तो उस सूरत में क्या होगा कि RE is very much greater than this, यानी ये किलो ओहम्स के अंदर है और ये ओहम्स के अंदर है, तो ये डोमिनेट कर जाएगी. तो अल्फ़ा आर सी ओवर आर डैश ई, ठीक है, अल्फ़ा क्या हो जाएगा ए आई और आर सी ओवर आर डैश ई, ये आपकी वोल्टेज गेन आ जाएगी. कॉमन बेस एम्पलीफायर की जो वोल्टेज गेन होगी वो होगी ए आई इंटू ए आई क्या होगा अल्फ़ा इंटू आर सी ओवर आर डैश ई. Because the current gain is approximately equal to 1, as I say approximately IE, then the voltage gain equation simplifies to just AB is equal to RC over R dash E. तो अब इसकी वोल्टेज गेन आप निकालें कितनी आती है. अभी हम निकालते हैं. मिसाल के तौर पे RC आपने लगाई हुई है 100 किलो ओम की और ये चंद ओम्स हैं, तो इसकी गेन ठीक ठाक बन जाएगी, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल 1 मिली एम्पेयर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द एमीटर बेस जंक्शन. इट्स डायनामिक इम्पीडेंस वुड बी 25 मिली वोल्ट ओवर 1 मिली एम्पेयर, ठीक है. डायनामिक रेजिस्टेंस जो कि 25 ओम आती है, तकरीबन इतनी होगी ये 25 ओम. 25 मिली ओवर आई ई, ठीक है. आई ई आपने जो है कितना आ गया 1 मिली एम्पेयर, ठीक है. ये आपका आपने ये कैसे निकाला वी सी सी ओवर दोनों रेजिस्टेंसेस का सम करके, वी सी सी ओवर आर सी प्लस आर ई. द वोल्टेज गेन फॉर अ कलेक्टेड लोड रेजिस्टेंस 10 किलो ओम वुड बी 10 के ओवर 25, दैट विल बी 400. 400 की गेन आएगी आपके पास. द मोर करंट विच फ्लोज थ्रू द जंक्शन द लोअर बिकम्स इट्स डायनामिक रेजिस्टेंस. देखो ना कि अगर आपका करंट ये ज़्यादा होगा तो ये रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी, 25 मिली वोल्ट ओवर 1 मिली एम्पेयर. अच्छा, तो अगर ये करंट जो है आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसकी जो इम्पिडेंस होगी वो कम हो जाएगी. क्यों? वी टी ओवर आई ई. आई ई अगर आपका ज़्यादा होगा आर आपकी कम हो जाएगी, और आई ई अगर कम होगा तो आर आपकी ज़्यादा होगी. अच्छा, द वोल्टेज गेन फॉर अ कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम वुड बी 10 किलो ओम ओवर 25, दैट विल बी 400. देखें इसकी वोल्टेज गेन आपको 400 गुना मिल रही है, यानी इनपुट को ये 400 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, जबकि करंट गेन आपकी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है, ठीक है. द मोर करंट विच फ्लोज थ्रू द जंक्शन द लोअर becomes its dynamic resistance and the higher the voltage gain. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. Likewise, the higher value of the load resistance, अगर आपकी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, the greater amplifiers voltage gain. RC को बढ़ा देंगे तो वोल्टेज गेन उससे भी ज़्यादा हो जाएगी. However, a practical common base amplifier circuit would be unlikely to use a load resistance greater than about 20 kilo ohm. 20 के से ज़्यादा नहीं होगी. With typical values of voltage range, वोल्टेज गेन की रेंज होगी 100 से लेके 2000 तक, यानी 100 to 2000 टाइम्स आपको वोल्टेज गेन मिलेगी. Note that the amplifier power gain is about the same as its voltage gain. अब देखें पावर गेन होती है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन. करंट गेन अगर 1 है तो पावर गेन भी आपकी सेम आ जाएगी या थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज गेन करंट गेन होगी 0.99. तो अगर 0.99 है तो आपकी वोल्टेज गेन अगर 100 है तो पावर गेन आपकी आ जाएगी 99. अच्छा, एज द वोल्टेज गेन ऑफ द कॉमन बेस एम्पलीफायर इज डिपेंडेंट ऑन द रेशियो ऑफ टू रेजिस्टिव वैल्यूज, इट देयरफॉर फॉलोज दैट देयर इज़ नो फेज इन्वर्जन. अब इसमें कोई फेज चेंज नहीं होता जैसे कॉमन एमीटर में होता है, इसके अंदर नहीं होगा. इसी तरह से कॉमन कलेक्टर अभी हम पढ़ेंगे उसमें भी फेज चेंज नहीं होगा. दस द इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म्स आर इन फेज विद ईच अदर, शोइंग दैट द कॉमन बेस एम्पलीफायर इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन. अच्छा जी, आ गया था कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर रेजिस्टेंस गेन.
One of the interesting characteristics of common base amplifier circuit is the ratio of its input and output impedances, giving rise to what is known as amplifier resistance gain. Resistance gain का मतलब क्या है कि output resistance over input resistance, the fundamental property which makes the amplification possible. We have seen that the input is connected to the ammeter and the output is taken from the collector. Because between the input and ground terminal there are two possible parallel resistive paths, ठीक है, one through the RE to ground and other through the RE dash, यानी ये आपने देखा कि वो दोनों पैरेलल में थी, तो आपकी Z in क्या होगी, RE parallel with R dash E, बट एज द डायनामिक एमीटर रेजिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, वही वाली बात कर रहा है कि डोमिनेट कौन सी करेगी, आपकी आर डैश ही डोमिनेट करेगी. सो फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी लो एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द सोर्स इम्पिडेंस connected to the emitter terminal, the input impedance values can range from 10 ohm to 200 ohm. The low input impedance, अब ये ज़रा नोट करें, आपकी इसकी इनपुट इम्पिडेंस क्या होगी, लो होगी. अच्छा, लो, अब देखें, अब इसमें इनपुट आप इधर से दे रहे हैं, इधर से नहीं दे रहे. अगर आप इधर से दे रहे होते ना तो ये रिफ्लेक्ट हो जानी थी आपकी लेफ्ट साइड पे, बीटा इंटू आर ई डैश प्लस आर ई, ये जैसे हम कॉमन इमिटर में करते हैं. लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, यहाँ पे आप यहीं से दे रहे हैं इसको, यहाँ से देंगे तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएगी, यानी ये वाली आपको नज़र आएगी. तो ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है और करंट गेन इसकी 1 है, तो आप इसको एज अ बफर, करंट बफर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अब इसके अंदर देखें, सो फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी लो एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द सोर्स इम्पिडेंस connected to the emitter terminal, input impedance values can range from between 10 ohm and 200 ohm. The low input impedance of the common base amplifier circuit is one of the main reasons for its limited applications as a single stage amplifier. होना ये चाहिए ना कि इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई हो और आउटपुट इम्पिडेंस बहुत लो हो, जो आइडियल एम्पलीफायर है. इसमें थोड़ा सा उलट है. अच्छा, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा. द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द CP एम्पलीफायर हाउएवर कैन बी हाई depending on the collector resistance used to control the voltage gain and connected external load resistance RL. If a load resistance is connected across the amplifier output terminal, it is effectively connected in parallel with the collector resistance. अगर आप RC के साथ एक RL लगा दें तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगी. But if RE is very large as compared to RC, then the emitter resistance will dominate. अच्छा, अब will dominate the equation, resulting in a moderate output impedance approximately equal to RC. ठीक है, so the output impedance looking back into the collector side would be simply RC. यानी वही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी RC ज़्यादा है RL से तो उस सूरत के अंदर जो है आपकी RC डोमिनेट करेगी. ठीक है. अच्छा, अब इसमें देखते हैं, एज द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर लुकिंग बैक इनटू द कलेक्टर टर्मिनल कैन बी वेरी लार्ज, द कॉमन बेस सर्किट ऑपरेट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आइडियल करंट सोर्स. ये देखें, आइडियल करंट सोर्स टेकिंग द इनपुट करंट फ्रॉम द लो इनपुट इम्पिडेंस साइड एंड सेंडिंग करंट टू द हाई आउटपुट इम्पिडेंस साइड. ठीक है, तो ये करंट सोर्स की प्रॉपर्टी होती है जो कि इसके अंदर हमें नज़र आ रही है कॉमन बेस के अंदर. कॉमन बेस सर्किट इज़ देयरफॉर आल्सो रेफर्ड टू एज करंट बफर और करंट फॉलोअर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, करंट बफर या करंट फॉलोअर. अच्छा जी, इसकी समरी क्या है, वी हैव सीन दैट कॉमन बेस एम्पलीफायर it has a current gain alpha of approximately 1 but also a voltage gain that can be very high with the typical values ranging from 100 to 2000. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ RL आप क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि RL ओवर R डैश E इसकी होगी वोल्टेज गेन. We have also seen that the input impedance of the amplifier circuit is very low, but the output impedance can be very high. We also said that the common base amplifier does not invert the input signal as it is a non-inverting amplifier configuration. Due to its input-output impedance characteristics, the common base amplifier arrangement is extremely useful in audio and radio frequency applications such as a current buffer to match low input impedance source to a high input लोड. यानी आपका लोड है उसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा है और आपके सोर्स की जो है वो इम्पिडेंस कम है, तो आप क्या करें, वहाँ पे ये यूज़ कर लें, करंट बफर यूज़ कर लें. एज अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर एज अ पार्ट ऑफ कैस कोडेड या मल्टी स्टेज कन्फिगरेशन, ये भी हमने पहले डिस्कस किया. मैं इसको फर्दर
आगे भी थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करूँगा कि ये कैस्कोडेड या मल्टी स्टेज कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कि आप कैस्केड के अंदर जो अपने एम्पलीफायर लगाते हैं तो मतलब उसका ऑर्डर आपका सर्किट का उससे इंक्रीज़ हो जाता है व्हेन वन एम्पलीफायर स्टेज इज़ यूज टू ड्राइव दी अनदर। अच्छा, तो ये था कॉमन बेस एम्पलीफायर की एक समरी। अच्छा, अब हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की सर्किट डायग्राम कैसी होगी, ये देखें। कॉमन कलेक्टर, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं हम यूज़ करेंगे, डायरेक्ट कलेक्टर को हमने वीसीसी से कनेक्ट किया, ठीक है। और R1 R2 ये हमारी हैं जो हम करते हैं डीसी बाइसिंग, ये वोल्टेज डिवाइडर वाली जो बाइसिंग हमने पढ़ी थी, ये वो वाली बाइसिंग है R1 R2। और ये एमीटर रेजिस्टेंस हमने यूज़ की हुई है एमीटर के साथ। अब इसमें देखें इनपुट कहाँ से देंगे और आउटपुट कहाँ से लेंगे। अब इनपुट हम दे रहे हैं इसमें बेस की साइड से, ठीक है। इनपुट हम दे रहे हैं बेस की साइड से, और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं हम, एमीटर की साइड से। यानी इनपुट बेस की साइड से दे रहे हैं और आउटपुट एमीटर की साइड से ले रहे हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉमन एमीटर में हमने इनपुट कहाँ से देनी है और आउटपुट कहाँ से लेनी है, कॉमन बेस के अंदर इनपुट कहाँ से देनी है, आउटपुट कहाँ से लेनी है, कॉमन कलेक्टर में हमने इनपुट कहाँ से देनी है और आउटपुट कहाँ से लेनी है। सो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर प्रोड्यूसेस एन आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस इट्स एमीटर लोड विच इज़ इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। अब इसमें जो होगा इनपुट और आउटपुट में, अगर आप यहाँ से आउटपुट लेना कलेक्टर से तो फिर फेज़ डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन अगर आप एमीटर से लेंगे तो उसमें फेज़ डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें इन्वर्जन नहीं होगी। यह कि हम देखते हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज अनदर टाइप ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी configuration where the input signal is applied to the base terminal and output signal taken from the emitter terminal. Thus the collector terminal is common to both input and output circuits. This type of configuration is called common collector because collector terminal is effectively grounded or earth through the power supply। यानी जब AC एनालिसिस करेंगे तो उसको हम ग्राउंड कर देंगे। अच्छा, इन मैनी वेज द कलेक्टर कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ कॉमन एमीटर। अब क्या होगा रिवर्स का, क्या मतलब है कि अब इसकी वोल्टेज गेन 1 होगी, हम देखेंगे अभी, और इसकी करंट गेन ज़्यादा होगी, ठीक है। एज द कनेक्टेड लोड रजिस्टर इज चेंज्ड फ्रॉम द कलेक्टर टर्मिनल फॉर RC टू द एमीटर टर्मिनल RE। The common collector or grounded collector configuration is commonly used where a high input impedance source needs to be connected to a low आउटपुट लोड रिक्वायरिंग अ हाई करंट गेन। अब आपका लोड है वो बहुत कम है, ठीक है, उसको करंट गेन ज़्यादा चाहिए। आप उसको सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो टर्मिनल्स की शॉर्टिंग का मसला आ सकता है। तो आप क्या करोगे, बीच में ये लगा दो, ठीक है, ये बफर के तौर पर लग जाएगा आपका। कंसिडर द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट, ये आगे हम देखते हैं। अच्छा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर यूजिंग एन NPN ट्रांजिस्टर, ये NPN के साथ हमने इसको यूज़ किया। अगेन ये दो रेजिस्टेंस क्या हैं, ये हमारी जो है वो डीसी बाइसिंग का वोल्टेज डिवाइडर डीसी बाइसिंग हो रही है, RE रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है, और एक कैपेसिटर है जो कपलिंग कैपेसिटर कहलाएगा, और ये इनपुट जो है हम इसको दे रहे हैं, और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, एमीटर से। अच्छा, अब resistors R1 and R2 form a simple voltage divider network used to bias the NPN transistor into the induction. Since this voltage divider lightly loads the transistor, the base voltage can be easily calculated. तो ये VB आप कैलकुलेट कर लेना, VB इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VC, वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगा के। और जो VB होगा वो क्या होगा, VB इज इक्वल टू VBE प्लस VE या VRE, ठीक है। यानी ये वाला जो वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। ये बड़ी डिटेल में हमने क्लास में जो है इन चीज़ों को क्लियर किया हुआ है। तो वी आउट इज इक्वल टू VCC इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, और वी आउट, ठीक है, इज इक्वल टू VCC इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। ये एक जनरल वोल्टेज डिवाइडर बता रहा है। तो हमारे केस में क्या होगा कि VB इज इक्वल टू VCC इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। With the collector terminal of the transistor connected directly to VCC and no collector resistance, the collector current will generate a voltage drop across the emitter resistor RE. However, in the common collector amplifier circuit, the same voltage drop VE also represents the output voltage. Ideally, we want to make the DC voltage drop RE to be equal to half the power supply. अब ये पॉइंट ज़रा नोट करें, हम जो DC बाइसिंग करते हैं वो कैसे करते होते थे कि हम हाफ पे सेट करते थे ना, वोल्टेज हाफ और करंट मैक्सिमम का हाफ, ये वो बात कर रहे हैं। आइडली वी वुड वांट द DC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द RE टू बी इक्वल टू हाफ द सप्लाई वोल्टेज VCC to make the transistor's quotient output voltage sit somewhere in the middle of the characteristic curve
allowing for a maximum unclipped output signal, ताकि हम अपना क्लास A एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकें. Thus the choice of RE greatly depends on the IB and the transistor current gain beta. As the base emitter PN junction is forward biased, base current flows through the junction to the emitter, encouraging transistor action, causing a much larger collector current IC to flow. तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी एंड आई सी अप्रॉक्सीमेटली आई सी, वही बार बार दोबारा से बता रहा है. एज विद द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू द ट्रांजिस्टर बेस एंड. अच्छा, अब आप ये नोट करें कि आप इनपुट कहाँ दे रहे हैं. इनपुट यहाँ दे रहे हैं, तो इनपुट रेजिस्टेंस आपने कैसे निकालनी है. ये वाले रेजिस्टेंस आर डैश ई प्लस ये रेजिस्टेंस, दोनों को सम करें और रिफ्लेक्ट करें, यानी बीटा से मल्टीप्लाई करें. तो बीटा इंटू आर डैश ई प्लस आर ई, यानी इसकी इनपुट रेजिस्टेंस ठीक ठाक ज़्यादा होगी, मतलब अच्छी खासी इसकी इनपुट रेजिस्टेंस होगी. मतलब कॉमन बेस के उलट है ये. और इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी आपकी. आउटपुट रेजिस्टेंस ये वाली होगी आर ई, दैट विल बी योर आउटपुट रेजिस्टेंस. नहीं, आउटपुट रेजिस्टेंस आर ई, और आर ई के साथ पैरेलल विद दिस वन, ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगी. ये आगे हम देखते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, एज द एम्पलीफायर आउटपुट सिग्नल इज taken from the across the emitter load, this type of transistor configuration is also known as emitter follower circuit. ठीक है, emitter output follows or tracks any voltage changes to the base input signal except it remains about 0.7 volt below the base voltage. Thus V in and V out are in phase, producing zero phase difference between input and output signals. V in और V out in phase होंगे. कॉमन कलेक्टर में आउट ऑफ फेज है ना, कि जब आप इनपुट पे 1 देते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलता है 0, और जब इनपुट पे 0 देते हैं तो आउटपुट 1, वो आउट ऑफ फेज है. इसमें क्या है कि इसमें इन फेज ही है. अगर आपने इनपुट देनी है तो आउटपुट भी आपको मिलेगी, और इनपुट 0 करेंगे तो आउटपुट आपको 0 मिलेगी. Having said that, the emitters PN junction effectively acts as a forward biased diode, and for the small AC input signals the emitter diode junction has a resistance R dash E. ठीक है, where the 25 millivolt is the thermal voltage of the junction at room temperature, and IE is the emitter current. So as the emitter current increases, the emitter resistance decreases by a proportional amount. ये पुरानी वाली बात कर रहा है. The base current which flows through this internal base emitter junction resistance also flows out and through the externally connected resistance RE. These two resistances are in series connected, acting as a potential divider network. Since the voltage drop R dash is very small, large million kilo ohm, the magnitude of amplifier's output voltage is therefore less than its input voltage. यानी आप आउटपुट ओवर इनपुट करो ना, यानी आउटपुट वोल्टेज वी आउट ओवर वी इन. वी आउट क्या होगा आई ई आर ई, और वी इन क्या होगा वी इन का होगा आई ई इंटू दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इस वजह से इसकी वोल्टेज गेन जो होगी वो लेस देन 1 होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगी. तो ये देखें इसका फार्मूला, वी आउट इज इक्वल वी इन आर ई, आउटपुट साइड ओवर इनपुट साइड, आर डैश ई प्लस आर ई. ठीक है, वी आउट इज इक्वल टू वी इन आर ई ओवर आर डैश ई प्लस आर ई. तो ए वी इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी इन. तो वी आउट आपका क्या होगा वी इन इंटू आर ई ओवर आर डैश ई प्लस आर ई. तो यहाँ से अगर आप इसकी जो है इक्वेशन निकालते हैं तो आई ई से कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा आर ई ओवर आर डैश ई प्लस आर ई. अब इसमें जो है ये आपका जो है वोल्टेज डिवाइडर किस तरह से लगा रहा है, उसको वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे यहाँ पे उसने अप्लाई किया कि आपकी जो इनपुट साइड का वोल्टेज है, ये देखें यहाँ पे इनपुट साइड का वोल्टेज, ये आपका इनपुट वोल्टेज है. ठीक है, ये आपका इनपुट वोल्टेज है और दो रेजिस्टेंस है, आर डैश ई है प्लस आर ई है. अब ये वोल्टेज क्या होगा कि ये वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू दैट मच वोल्टेज वी इन, यानी वो इससे निकाल रहा है वी इन, वी बी से निकाल रहा है, यहाँ से निकाल रहा है इस वी आउट को. तो ये इक्वेशन यहाँ से आगे कि वी आउट इज इक्वल टू वी इन इंटू आर ई आर ओवर आर डैश ई प्लस आर ई, और वी आउट ओवर वी इन कर दें आप तो आर ई ओवर आर डैश ई प्लस आर ई. तो ये जनाब आपकी वोल्टेज गेन इसकी क्या आ जाएगी लेस दैन 1. ठीक है, आर ई ओवर आर डैश ई प्लस आर ई. तो आर ई इज़ मच ग्रेटर दैन आर डैश ई, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर ई. तो ये देखें ए वी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1. ठीक है, सो द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कैन नॉट प्रोवाइड वोल्टेज एम्पलीफिकेशन एंड अनदर एक्सप्रेशन यूज टू डिस्क्राइब द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट. इसको वोल्टेज फॉलोअर, पहले वाला कौन सा था कॉमन बेस, करंट फॉलोअर. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब द करंट फॉलोअर सर्किट, तो आपने समझ आना है कि ये कॉमन बेस है.
अगर वोल्टेज फॉलोअर आ जाए तो समझ जाएंगे ये जनाब आपका कॉमन कलेक्टर है। Thus, since the output signal closely follows the input and is in phase with the input, the common collector circuit is therefore a non-inverting unity voltage gain amplifier. अच्छा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की एग्जांपल हम देखते हैं। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एनपीएन बाइपोलर ट्रांजिस्टर एंड वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग नेटवर्क इफ R1 इज 5.6 किलो ओम। देखें इसको इस तरह लिखते हैं, 5 के 6 का मतलब है 5.6 किलो ओम और ये क्या 6.8 किलो। ये दो रेजिस्टेंस हैं आपकी बाइसिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ वी बी। वी बी बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं R2 और R1 प्लस R2। वी सी क्या होगा जो आपने कनेक्ट किया वो डायरेक्ट 12 वोल्ट। और वी आप कैसे निकालेंगे, वी आप जो है वो वोल्टेज डिवाइडर लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। द एमीटर करंट i.e. द इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश एंड द एम्पलीफायर वोल्टेज गेन विद द लोड रेजिस्टेंस ऑफ 4K 7 ohm is used. Also draw the final circuit and corresponding characteristic with the load line. अच्छा, बाइसिंग वोल्टेज वी बी निकालें। वी बी इज इक्वल टू आई, पहले करंट क्या होगा, आई विल बी वी सी सी ओवर R1 प्लस R2। ये टोटल करंट आ जाएगा आपका R1 और R2 में से, ये वाला ये वाला करंट, ये टोटल करंट। ये कैसे निकाला उसने, वी सी सी ओवर R1 प्लस R2। अब करंट आ गया, उस करंट को मल्टीप्लाई करें इसके साथ R2 के साथ, तो ये वोल्टेज आ जाएगा आपका वी बी। मतलब आप इस तरह भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू वी सी सी। तो ये सर्किट एनालिसिस बेसिकली उसके पार्ट हैं, तो सर्किट एनालिसिस आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। तो आई इज इक्वल टू वी सी सी ओवर R1 प्लस R2 इज़ 968 माइक्रो एम्पियर। और वी बी क्या होगा, IR2, ठीक है, IR2। यानी इसको अगर आप इधर पुट कर दें तो ये बन जाएगा R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू वी सी सी, ठीक है। तो वो सर्किट एनालिसिस है सिंपल। तो 968 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय R2 यानी 6800, तो ये बन जाएगा आपका 6.4। यानी जो ट्रांजिस्टर की जो बेस है उस पर 6.5 वोल्ट आ रहे हैं, यानी 12 वोल्ट की सप्लाई है और बेस पे कितने आ रहे हैं 6.5 वोल्ट। अच्छा, अब 6.5 वोल्ट्स में से क्या होगा कि 0.7 माइनस कर दें आप, तकरीबन आपके कितने रह जाते हैं 5.8 वोल्ट तकरीबन आपको आर ई के क्रॉस मिलेंगे। तो कलेक्टर करंट, कलेक्टर वोल्टेज क्या होगा, एज देयर इज नो कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस द ट्रांजिस्टर्स कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द डीसी सप्लाई 12 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। ये 12 वोल्ट आ गए। अच्छा, मीटर का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वी बी माइनस वी पी 6.5 माइनस 0.7, 5.8 वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा, 5.8 वोल्ट आ रहे हैं इसके ऊपर एमीटर पे। अच्छा, अगर आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो उसकी कलेक्टर पे कितने होंगे 12 और एमीटर पे होंगे 5.8, तो वी सी ई कितना होगा, यानी वी सी सी माइनस वी ई दैट विल बी 6.2 वोल्ट। अगर ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में होता है तो ये कितने होते हैं 0.1 या 0.2 मैक्सिमम, ठीक है। और अभी ये ट्रांजिस्टर है 6.2 वोल्ट, ये इसकी बाइसिंग हमने की है, ये 22 हो गया। अब ये देखें ये 6 भी नहीं है, मतलब हाफ पे नहीं है, ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 12 का हाफ होता है 6, तो ये है 6.2, थोड़ा सा ज़्यादा है उस पर सेट है। तो मीटर करंट कैसे निकालोगे, मीटर करंट आई ई निकालोगे, जो नीचे फ्लो होगा वी ई ओवर आर ई। वी ई कितना है 5.8, आर ई कितना है 4700, यानी ये 4.7 के, तो ये आपको 1.23 मिली एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। अब आर डैश ई कैसे निकालोगे, 25 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई दिस मच करंट, ये देखिए 25 मिली वोल्ट ओवर डिवाइडेड बाई दिस मच करंट दैट इज़ 20.3 ओम। वोल्टेज गेन कैसे निकालोगे, आर ई प्लस आर ई डैश प्लस आर ई, तो ये आती है तकरीबन 99.6%, यानी 100% या 1, यानी परसेंटेज में ये 100% है, वैसे क्या होगी ये 1। अच्छा, अब देखते हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट विद लोड लाइन। अच्छा, अब इसके देखें जो ऊपर सर्किट था उसकी डायग्राम इस तरह की बनेगी, 5K 6, 6K 8, यहाँ पे कितना था 6.5, 0.7 ड्रॉप हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 5.8 आ गया, और 5.8 डिवाइडेड बाई 4.7 के ये आ गया आपका 1.23 मिली एम्पेयर जो इसमें से गुजरा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आपका है वोल्टेज 6.2, यानी ये जो ट्रांजिस्टर है इस वक्त एम्पलीफायर मोड में चल रहा है, एज एन एम्पलीफायर हम यूज़ कर रहे हैं ना इसको, इसमें ये एम्पलीफिकेशन मोड में आ गया हुआ है, एक्टिव मोड में चल रहा है बेसिकली। और एफ में क्या होता है ट्राइओड रीजन, और बी में हम इसको क्या कहते हैं एक्टिव रीजन। अच्छा, अब इसमें देखें करंट की वैल्यू वी सी सी ओवर आर ई, ये आउटपुट साइड पे देखें ना वी सी सी ओवर आर ई
ये मैक्सिमम करंट आ जाएगी आपके वाई एक्सिस के ऊपर। और आपकी एक्स एक्सिस पे वी सी ई क्या होगा, वी सी सी मैक्सिमम वी सी सी 12 वोल्ट, देखिए यहाँ 12 वोल्ट आ गया। तो यहाँ से आपने इसकी लोड लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने क्यू पॉइंट को मेंशन करना है। क्यू पॉइंट कहाँ होगा, 6.2 के अराउंड, यानी 6 से थोड़ा सा आगे ये, और 1.23 तकरीबन इधर, यानी मैक्सिमम आपका 12 डिवाइडेड बाय 4.7 के, ये आप निकाल सकते हैं कि 12 वोल्ट को डिवाइड करें 4.7 के, उससे आपका वाई एक्सेस आ जाएगा। ये आपका क्यू पॉइंट यहाँ सेट हुआ हुआ है, तो ये क्लास ए एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, क्लास ए एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, कॉमन कलेक्टर इनपुट इम्पीडेंस। अच्छा, although the common collector amplifier is not good at being a voltage amplifier, because we have seen that its small signal voltage gain is approximately equal to 1, it does however make a good voltage buffer current, यानी बफर वोल्टेज बफर के तौर पे हम बफर वोल्टेज बफर सर्किट ड्यू टू इट्स हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है। तो अगर इसको आप एज अ वोल्टेज बफर यूज़ कर सकते हैं कि सोर्स के साथ पहले इसको लगा दें और फिर इसके साथ आके आप लोड कनेक्ट कर दें, ठीक है। प्रोवाइडिंग आइसोलेशन बिटवीन इनपुट सोर्स फ्रॉम अ लोड इम्पिडेंस लो वैल्यू की अगर लोड इम्पिडेंस है उसके साथ आप कर सकते हैं, ताकि आपका सोर्स शॉर्ट ना हो, यानी सोर्स पे शॉर्टिंग ना आए। अच्छा, another useful feature of the common collector amplifier is that it provides current gain as long as it is conducting। अच्छा, वोल्टेज गेन इसकी मान है लेकिन इसकी करंट गेन ज़्यादा होगी, ये भी हम देखते हैं अभी। दैट इज़ इट कैन पास अ लार्ज करंट, यानी लंगड़ा टाइप का मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ अच्छी होती है तो उसकी दूसरी चीज़ बुरी होती है। तो इसकी जो है वो करंट गेन अच्छी है लेकिन वोल्टेज गेन इसकी कम है। That is, it can pass large current flowing from the collector to the emitter in response to a signal change to its base current IB. So remember that this DC current only sees RE as there is no RC, ठीक है। Then the DC current is simply VCC over RE, which can be larger if RE is small. Consider the basic collector, common collector amplifier और emitter follower configuration। अब ये देखें, अब ये एक सर्किट, इस पर हम एसी एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं। अब इस एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि इस जो डीसी है इसको शॉर्ट कर दें, आप कैपेसिटर को शॉर्ट कर दें, ठीक है। तो R1 R2 के साथ पैरेलल में आ जाएगी और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R डैश ई प्लस आर ई बीटा। तो ये आ जाएगी आपकी आर इंट ट्रांजिस्टर की इनपुट बीटा इंटू आर आई डैश प्लस आर ई डैश प्लस आर ई, वो पैरेलल विद ये आ जाएगी ट्रांजिस्टर की। अगर आपने स्टेज की निकालनी है तो स्टेज की क्या होगी कि R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद R इंट, ठीक है। और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालें, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी आपकी आर ई कैपिटल आर कैपिटल ई, साथ में ये वाली आ जाएगी ये, क्योंकि ये देखें आप ये ग्राउंड हो रहा है ना आपका, तो वो ग्राउंड हो जाएगी। तो आर डैश ई और फिर पैरेलल विद आर एल, यानी ये आपकी आर आउट ट्रांजिस्टर की होगी और ये आपकी स्टेज की आ जाएगी। तो इसको हम देखते हैं। फॉर ऐसी एनालिसिस ऑफ द सर्किट कैपेसिटर्स आर शॉर्टेड, वीसीसी इज शॉर्टेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आना चाहिए। अब दस दी कम्युनल सर्किट इज गिवन एज शोन विद दी बाइसिंग करंट्स एंड वोल्टेज, ये हमने बड़ी डिटेल में कर लिया बाइसी एनालिसिस। अच्छा, आर बी क्या होगी, R1 पैरेलल विद R2 और आर ई क्या होगी, आर ई पैरेलल विद आर एल, यहाँ पे आर ई और आर एल पैरेलल में हो जाएगी। बीटा इज आई सी ओवर आई बी एंड आई सी इज इक्वल टू बीटा। अब देखें इसमें करंट गेन क्या होगी, आउटपुट करंट आई ई डिवाइडेड बाई इनपुट करंट आई बी, तो वो बीटा ही होगी इसकी करंट गेन, नहीं बीटा नहीं होगी, आई ई ओवर आई बी, ये होगी आपकी बीटा प्लस वन, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी, बीटा प्लस वन, आई ई इज इक्वल टू बीटा प्लस वन इंटू आई बी। सो ये बीटा प्लस वन होगी आपकी इसकी जो करंट गेन होगी। अच्छा, वी इन इज़ वी बी इज़ इक्वल टू वी बी ई प्लस वी ई, यानी ये वाला जो वी बी इट इज़ इक्वल टू वी बी ई प्लस वी ई। द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन लुकिंग इनटू द बेस इज गिवन बाय जेड आर बाइस पैरेलल विद जेड बेस क्या है वी बी ओवर आई बी, तो वी बी क्या है आई ई इंटू आर ई प्लस आर ई डैश आई सी प्लस आई बी। तो बेसिकली ये वही चीज़ आ रही है कि इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो ये आ जाएगी बीटा प्लस वन इंटू आर ई प्लस आर डैश ई। सॉरी मैं पहले इसको बीटा कर रहा था, ये बीटा प्लस वन होगा। वाई बीटा प्लस वन, ये बीटा प्लस वन इसलिए होगा क्योंकि ये हम एमीटर से आउटपुट ले रहे हैं, अगर हम कलेक्टर से लेते तो ये बीटा ही होना था।
अच्छा, बीटा इज जनरली मच लार्जर दैन 1, the expression of beta plus 1 can be reduced to just beta as multiplication by 100 is virtually the same as multiplication by 100। तो ये आप देखें कि ये आपकी जो है इसकी हमने देखा कि इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमारी आ जाती है Z इन इज़ R बाइस इंटू Z बेस। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब इसकी जो है, अच्छा, इसको फर्दर इन्होंने फर्दर सिंपलीफाई कर दिया है। इन्होंने फर्दर सिंपलीफाई इस तरह किया है कि इन्होंने कह दिया इसको बीटा प्लस 1 को हम बीटा ही ले सकते हैं। तो ठीक है, बीटा भी आप ले लेंगे, लेकिन प्रिसाइजली इट इज़ बीटा प्लस 1। ठीक है, तो बीटा इंटू आर ई प्लस आर डैश ये आ जाएगी आपकी जी बेस। इट विल बिकम पैरेलल विद आर बाइस। ठीक है, तो टोटल स्टेज की इनपुट इम्पिडेंस क्या होगी, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, आगे ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं इसके अंदर। अच्छा, तो Z इन इज़ आर बाइस पैरेलल विद आर बेस, आर बाइस इज़ आर बी आर वन पैरेलल आर टू। तो Z इन क्या हो जाएगी, आर बी पैरेलल विद बीटा इंटू आर ई प्लस आर डैश ई। ठीक है, आर बी क्या है, आर बाइस। अच्छा, कॉमन कलेक्टर एग्जाम्पल नंबर 2। Using the previous common collector amplifier circuit above, calculate the input impedances of the transistor's base and amplifier stage if the load resistance RL is 10 kilo ohm and the NPN transistor current gain ने बीटा आपको 100 दिया हुआ है और लोड रेजिस्टेंस आपके है 10 के। तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि कैलकुलेट द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर बेस एंड एम्पलीफायर स्टेज। ठीक है, स्टेज की भी निकालनी है और बेस की भी निकालनी है, जो ट्रांजिस्टर की यानी आर इंट भी निकालनी है ट्रांजिस्टर की, और स्टेज की भी निकालनी है। तो पहले तो आर डैश ई निकालें। आर डैश इज 25 मिली और आई ई। अब इसमें आर एल कितना है, 10 के। ठीक है, तो अच्छा, ये प्रीवियस एग्जांपल आपने यूज़ करने, तो उसमें हमने निकाला हुआ था 25 मिली और 1.23 20.3 ओम। तो इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी लोड के ऊपर, आर ई पैरेलल विद आर एल। आर ई हमें गिवन था और आर एल जो है अब गिवन है 10 के। इन दोनों का पैरेलल निकालना है, तो ये आपकी जो है आउटपुट रेजिस्टेंस आ जाएगी 3.2 किलो ओम। आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये नोट करें। देखें, ये दोनों से छोटी है, तो पैरेलल जब आप करते हैं तो छोटी इनमें कौन सी है, सबसे स्मॉल है 4.7 के। इससे भी स्मॉल आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का एक असूल है। अच्छा, ट्रांजिस्टर बेस इंपीडेंस क्या होगी कि जेड बेस इज बीटा इंटू आर ई प्लस आर डैश ई। तो जी बेस आपने निकाली यहाँ से, आर डैश ई निकाली है यहाँ से, तो जी बेस इज दिस। अच्छा जी, इनपुट स्टेज कैसे निकालोगे कि इसको पैरेलल विद कर दो आर वन पैरेलल विद आर टू। ठीक है, अब आर वन और आर टू का पैरेलल निकालें आप, ये 5.6 था, 6.8 था। ठीक है, और फिर उसके साथ ये आता है 3070 ओहम 30, और जेड इन क्या होगा आपका आर बाइस इंटू, एक मिनट। अच्छा जी, अच्छा, इसमें देखें जेड इन इज़ आर बाइस पैरेलल विद जी बेस। ठीक है, आर बाइस आपने कैसे निकाला, आर वन आर टू के पैरेलल कॉम्बिनेशन से, और जी बेस आपने कैसे निकाला, वो बीटा इंटू आर डैश ई प्लस आर ई करके। ठीक है, और फिर बाद में जेड इन कैसे निकलेगा, इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ट्रांजिस्टर की जो गेंस होंगी, जो एसी गेंस है एसी एनालिसिस की, उसमें अपने रेजिस्टेंस के साथ ही खेलना होगा कि आउटपुट रेजिस्टेंस कितनी बननी है और इनपुट रेजिस्टेंस कितनी बननी है, उन्हीं के साथ आपने प्ले करना है और अपनी गेन निकाल लेनी है। As the transistor's base impedance of 322 kilo ohm is much larger than the amplifier input impedance of only 2.8 kilo ohm, thus the input impedance of the collector amplifier is determined by the ratio of two biasing resistors। यानी आप ये देखें कि जी बेस कितनी ज़्यादा है और आर बेस कम है, तो कौन सी डोमिनेट करेगी, आपकी आर बेस डोमिनेट करेगी, वो ये बात इधर कर रहा है। और आर बेस आपने कैसे निकाली है, ये जो आर बाइस है ये आपने निकाली है आर वन और आर टू की पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अच्छा, कॉमन कलेक्टर आउटपुट इम्पीडेंस आप कैसे निकालोगे, टू डिटरमिन द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स आउटपुट इम्पीडेंस जी आउट लुकिंग फ्रॉम द लोड बैक इनटू द एम्पलीफायर आउटपुट टर्मिनल, वी मस्ट फर्स्ट रिमूव द लोड एज वी वांट टू सी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर दैट इज ड्राइविंग द लोड। लोड को पहले हटाएं, लोड को हटा के देखें कि क्या रेजिस्टेंस बन रही है। तो अभी हम देखते हैं, एसी कम्युनेंट सर्किट पहले आप ड्रॉ करें, इसका क्या बनेगा, ये आपका एसी कम्युनेंट सर्किट, करंट सोर्स आ गया, इस इक्वल टू बीटा आई वी, बीटा यहाँ पे आ गया आपका बेस, और ये आर डैश ई आ गया, और ये आपका आर ई आ गया। अच्छा, अब इसमें देखें कि इसमें अब हम देखते हैं कि हमने अगर इसको
इसके पैरेलल फाइंड करना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है, हमने अब ये देखना है कि यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस इसको मिल रही है। अब मसला ये है कि ये ग्राउंड नहीं है, पहले क्या था, पहले पॉइंट था ये ग्राउंड, तो हम इसके साथ पैरेलल बनाते थे। अब ये देखें ये ग्राउंड नहीं हो रहा, ये कनेक्टेड है आपका इसके साथ, इन रेजिस्टेंस के साथ। ये वी इन आपका सिग्नल वाला इन है, डीसी नहीं है, ये एसी वाला इन है। डीसी वाले इनको आपने ग्राउंड किया होगा। तो ये क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो जाएगी इसके साथ, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी ना वो यहाँ आ जाएगी, और 22 उसके साथ ये सीरीज़ में हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पे ये कर रहा है। The input impedance of the base circuit is given, RB is R1 parallel with R2. The current gain of the transistor is given as beta. Thus the output equation is given as Z out is क्या होगी आपकी, output is equal to RE parallel with R dash E plus क्या होगा, प्लस R1 पैरेलल विद R2 ओवर बीटा प्लस 1। अच्छा हाँ, अब इसमें देखें आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस है R1 पैरेलल विद R2, लेकिन जब आपने उसको इधर लेकर आना है, ठीक है, राइट साइड पर लाना है, तो आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है। राइट से लेफ्ट को जब हम जाते थे तो बीटा से मल्टीप्लाई करते थे, अब हम लेफ्ट से राइट को आ रहे हैं तो हमने बीटा से डिवाइड करना है। बीटा प्लस 1 प्रिसाइजली वो बीटा प्लस 1 ही होगा, लेकिन इसको कई बार वो अप्रोक्सीमेटली बीटा कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि आर ई पैरेलल विद आर डैश ई प्लस रेजिस्टेंस ये वाली। अब ये रेजिस्टेंस आपने इस वाले रेजिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करना है टुवर्ड्स राइट साइड, तो इस वजह से ये R1 पैरेलल विद R2 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 बन गई है। So we can see that the emitter resistance Re is effectively parallel with the whole impedance of the transistor looking back into its emitter terminal. If we calculate the output impedance of our common emitter amplifier circuit using the component values of the above, it would give the impedance out of less than 50 ohm. जो कॉमन इमिटर में तो ये ना इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होती है, आउटपुट इम्पिडेंस कम होती है, आइडियल एम्पलीफायर की तरह, विच इज़ मच स्मॉलर दैन द हायर इनपुट इम्पिडेंस कैलकुलेटेड प्रीवियसली. We can see that the common collector amplifier configuration has from the calculation a very high input impedance and very low output impedance, allowing it to drive a low impedance load. In fact, due to the common collector amplifier's relatively high input impedance and very low output impedance, it is commonly used as a unity gain buffer amplifier. ठीक है, यानी कॉमन कलेक्टर हम यूनिटी गेन बफर एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करते हैं, और जो आपका होता है कॉमन बेस उसको हम यूनिटी करंट गेन करंट यानी यूनिटी गेन करंट एम्पलीफायर करंट बफर के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज यूनिटी गेन बफर एम्पलीफायर। ठीक है, अब having determined the output impedance Z out of our example amplifier above is approximately 50 ohm by calculation. If we now connect the 10 kilo ohm resistor back into the circuit, the resistance output impedance will be, अब Z out क्या होगी कि Z out parallel with RL, तो Z out जो है आपकी क्या है 49.5 मल्टीप्लाइड बाई RL, यानी Z out आपने कैसे कैलकुलेट की, यहाँ से। अब अगर आपने स्टेज की लेनी है, स्टेज में हम क्या करते हैं कि लोड रेजिस्टेंस को भी काउंट करते हैं, पैरेलल में हो जाएगी इसके साथ, तो ये स्टेज की आपके आ जाएगी। ठीक है, तो जो कि 49.3 क्यों डोमिनेट क्या कर रही है आपकी, ये छोटी रेजिस्टेंस, ये डोमिनेट नहीं करेगी, छोटी डोमिनेट करेंगे पैरेलल के अंदर, है ना। तो ऑल्दो द लोड रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम, द इक्विवेलेंट आउटपुट रेजिस्टेंस इज स्टिल लो एट 49.3. दिस इज बिकॉज RL इज लार्ज कंपेयर टू Z out. Thus for the maximum power transfer, RL must equal Z out. As the voltage gain of the common collector amplifier is considered to be unity, the amplifier power gain must be equal to its current gain. यानी V अगर 1 है तो इसकी पावर गेन क्या होगी, करंट गेन के बराबर होगी। So common collector gain is defined as the ratio of emitter current to the base current, IE over IB, that is beta plus 1. It therefore follows that the amplifier's current gain must be approximately equal to beta, as beta plus 1 is virtually the same as beta, यानी वो beta plus 1 को भी beta कह देता है। Summary क्या है कि common collector amplifier that it gets its name because collector terminal of the BJT is common to both input and output circuits, as there is no collector resistance RC. The voltage gain of the common collector amplifier is approximately equal to unity, ठीक है, and its current gain is approximately equal to beta, precisely it is beta plus 1, which depending on the value of the particular transistor's beta value can be quite high. We have seen through the calculation that the impedance
Z in is high while its output impedance is low, making it useful for impedance matching purposes as a buffer circuit between a voltage source and low impedance. उसके दरमियान में आप इसको लगा देंगे. As a common collector amplifier receives its input signal at the base with the output voltage taken from the emitter, तो इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा. ठीक है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ. ये इन फेज होंगे. ठीक है, दस दी कॉमन, यानी इन फेज का मतलब है कि जो आपने इनपुट देनी है आपको आउटपुट भी उसी वक्त मिलनी है. और जब आपने मतलब जब आपकी इनपुट वन हो गया आपके आउटपुट भी वन हो गए, जब आपकी इनपुट जीरो हो गया आपको आउटपुट भी जीरो, यानी हाई पे हाई मिलेगा आपको, लो पे लो मिलेगा. Thus, common collector configuration goes by the secondary name of the emitter follower. ठीक है, as the output voltage follows the input base voltage. तो ये था हमारा कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के मतलब एक छोटा सा लेक्चर. तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं करंट मिरर्स. अच्छा, करंट मिरर्स क्या होते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बीजेटीज़ की. अभी हम कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर करंट मिरर्स होते हैं, डार्लिंगटन्स होते हैं, माइलर इफेक्ट है. ठीक है, और इसके अंदर और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑसिलेटर्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे, वेरियस काइंड्स ऑफ ऑसिलेटर्स. तो अच्छा, सबसे पहले हम अभी डिस्कस करते हैं करंट मिरर बीजेटीज़. एंड ऑफन यूज्ड सर्किट अप्लाइंग फॉर द बीजेटी इज सो कॉल्ड करंट मिरर. करंट मिरर का क्या मतलब ये होता है कि मिररिंग करना, मतलब जैसा करंट एक साइड पे है वैसे का वैसा करंट जो है वो प्रोड्यूस करना. विच सर्व्स एज अ सिंपल करंट रेगुलेटर सप्लाइंग नियरली कांस्टेंट करंट टू अ लोड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ लोड रेजिस्टेंसेस. यानी अगर करंट मिरर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर आउटपुट का इफेक्ट नहीं होगा, रेजिस्टेंस का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा. इसको हम करंट रेगुलेशन भी कह सकते हैं. अच्छा, we know that in a transistor operating in its active mode, the collector current is equal to the base current multiplied by the beta. We also know that the ratio between collector current and emitter current is called alpha. ठीक है, ये अल्फा बीटा तो हमें पता है. बिकॉज द कलेक्टर करंट इज इक्वल टू द बेस करंट मल्टीप्लाइड बाय द बीटा एंड एमीटर करंट इज द सम ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट्स. अल्फा शुड बी मैथमेटिकली डिराइवेबल फ्रॉम द बीटा. अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा प्लस वन. इफ़ यू डू द अलजेब्रा, ये वही बात लिख रहा है. काफ़ी बातें रिपीट हो रही हैं क्योंकि सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी बीजेटीज़ के एफटीज़ की वो मैं कर चुका हूँ. अब ये वो बार बार रिपीट होंगी. We have seen already how maintaining a constant base current through an active transistor results in the regulation of the collector current. अब देखें IC जो होता है ना, IB पे डिपेंड करता है. अगर आप अपने IB को कांस्टेंट कर लेंगे तो आपका IC भी थोरेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा. और वो रेजिस्टेंस अगर लोड की आप चेंज करेंगे तो उस पर उसका इफेक्ट नहीं आएगा ज़्यादा. ये कॉन्सेप्ट है करंट मिरर का. Well, the alpha ratio works similarly. If the emitter current is held constant, the collector current will remain at a stable regulated value so long as the transistor has enough collector to emitter voltage drop to maintain it in its active mode. Therefore, if we have a way of holding an emitter current constant through a transistor, the transistor will work to regulate the collector current at a constant value. यानी वो ये कहना चाह रहा है कि IC इज इक्वल टू बीटा IB या IC इज इक्वल टू अल्फा IE, ये दो फार्मूले होते हैं ना. तो अगर आप IB को रेगुलेट कर दें, कांस्टेंट कर दें, या IB को छोड़ें आप IE को अगर आप कांस्टेंट कर दें, जो एमीटर करंट है अगर वो आपका कांस्टेंट हो जाता है तो IB वैसे बड़ा स्मॉल होता है. अगर आपका IE कांस्टेंट हो जाता है तो आपका IC जो है उससे रेगुलेट हो जाएगा. ये प्रिंसिपल इसकी वो बात कर रहा है. Remember that the base emitter junction of a BJT is nothing more than a PN junction, just like a diode, and the diode equation specifies how much current will go through a PN junction given forward voltage drop and function temperature. अब जो डायोड का करंट फार्मूला हमें पता है कि ID इज इक्वल टू आई एस ई रेस पर क्यू वी डी ओवर एन के टी माइनस वन. ये हमने EDC में पढ़ा हुआ है कि जिसमें ये करंट की इक्वेशन बनती है आपकी डायोड की, जिसमें ये वोल्टेज VD है और दूसरा जो है NKT टेम्परेचर है. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इफ बोथ द जंक्शन वोल्टेज एंड टेम्परेचर आर हेल्ड कांस्टेंट देन द पीएन जंक्शन करंट विल बी कांस्टेंट. ठीक है, फॉलोइंग दिस रैशनल इफ वी आर टू होल्ड द बेस emitter voltage of a transistor constant then its emitter current will be constant giving a constant temperature current. अब ये देखें, अब ये आपका ट्रांजिस्टर है. ठीक है, इसमें अगर आप क्या करें, आप ये वोल्टेज अगर कांस्टेंट कर दें, ये वाला बेस एमीटर, ये देखें ये वाली जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं वी बेस, अगर आप इसको कांस्टेंट कर दें तो उससे क्या होगा कि आपका आई बेस भी कांस्टेंट हो जाएगा और आपका आई ई भी कांस्टेंट हो जाएगा. अगर ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे
तो आपका IC भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर आप फिर R लोड को चेंज करेंगे तो IC चेंज नहीं होगा। ये प्रिंसिपल है आपका करंट मिरर का। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आप ये कांस्टेंट वोल्टेज देंगे, ये वाला जो कांस्टेंट वोल्टेज है, अगर आप इसकी जगह एक डायोड लगा दें, ठीक है, यहाँ पे एक डायोड लगा दें, ठीक है, और सप्लाई से उसको फॉरवर्ड बाइस्ट करा दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट वोल्टेज आ जाएंगे। तो कांस्टेंट वोल्टेज उससे भी जो है आपके जनरेट हो जाएंगे। या डायोड की जगह आप यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर भी तो है ये 0.7, ये भी तो एक डायोड है। तो इधर एक उल्टा करके ट्रांजिस्टर लगा दें, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं। कांस्टेंट VBE गिव्स कांस्टेंट IB, कांस्टेंट IE एंड कांस्टेंट IC। ये पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, द कांस्टेंट emitter current multiplied by constant alpha ratio gives a constant collector current. IC is equal to alpha IE. R load, if enough battery voltage is available to keep the transistor in its active mode for any change in the load resistance. To maintain a constant voltage across the transistor base emitter junction, use a forward bias diode to establish a constant voltage of 0.7 volts and connect it in parallel with the base emitter junction as follows. ये देखिए, ये लोड रेजिस्टेंस है आपकी, ये बाइस रेजिस्टेंस है, और ये एक आपका जो है ना वो डायोड है। तो इसके 0.7 वोल्ट जब इस पर हिट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डायोड 0.7 मेंटेन्स कांस्टेंट बेस वोल्टेज एंड कांस्टेंट बेस करंट। अगर ये बेस वोल्टेज कांस्टेंट है तो ये करंट भी कांस्टेंट है, ये दोनों करंट कांस्टेंट है, तो आपका ये करंट भी कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो करंट है ना IC, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज टू करंट्स IB और IE, इन पर डिपेंड कर रहा है। The voltage drop across the diode probably won't be 0.7 volt exactly. 0.7 नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। The exact amount of forward voltage drop across it depends on the current through the diode and the diode's temperature, all in accordance with the diode equation. If the diode current is increased, say by reducing the load resistance. अच्छा, अगर आप अपने डायोड के करंट को बढ़ाएंगे, यानी IB बढ़ाएं, अगर आप इसको बढ़ाएंगे इस करंट को, तो ये वोल्टेज आपका कम हो जाएगा। ये वोल्टेज कम होगा तो ये करंट भी उससे इफेक्ट होगा। यानी IC कैसे इफेक्ट होगा, IB से, और IE से इफेक्ट होगा ये IC। इस रेजिस्टेंस से ये इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो its voltage drop will be slightly increasing the voltage drop across the transistor base emitter junction, which will increase the emitter current by the same proportion, assuming the voltage and the transistor base emitter junction are well matched to each other. ठीक है, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उससे क्या होगा, इंक्रीज द एमीटर करंट। एमीटर करंट बढ़ जाएगा, और एमीटर करंट बढ़ेगा तो आपका IC करंट भी बढ़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, द ट्रांजिस्टर एमीटर करंट विल क्लोजली equal diode current at any given time, ठीक है। if you change the diode current, ठीक है, by changing the resistance value of R bias, then the transistor emitter current will follow suit, because the emitter current is described by the same equation as the diodes and both main junctions experience the same voltage drop। यानी मुझे कहना चाह रहा है कि ये वाला जो करंट है और ये करंट है, ये दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। यानी अगर आप इस करंट को बढ़ाएंगे ना, ये वाला करंट अगर बढ़ेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा इसका। ये V इक्वल टू IR के हिसाब से भी अगर देख लें, इक्वेशन के हिसाब से देख लें, जब ये वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा तो ये करंट भी बढ़ेगा। यानी अगर ये करंट बढ़ेगा तो ये करंट भी बढ़ेगा। तो दैट करंट इज मिररिंग दिस करंट, ये बात वो कहना चाह रहा है। दैट पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट लॉट। Remember that the transistor's collector current is almost equal to its emitter current, as the alpha ratio of a typically almost unity. If we have control over the transistor emitter current by setting the diode current with a simple resistor adjustment, then we likewise have control over the transistor's collector current. In other words, the collector current mimics the diode current. यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप इस रेजिस्टेंस से, ये जो R22 है, इसके थ्रू आप इस करंट को कंट्रोल करते हैं तो आपका ये करंट भी कंट्रोल हो रहा है थ्रू दिस रेजिस्टेंस। ये वाले रेजिस्टेंस नहीं, ये रेजिस्टेंस, यानी इस रेजिस्टेंस से ये करंट कंट्रोल हुआ, और इस करंट से फिर ये करंट कंट्रोल हुआ, और इस करंट से फिर ये करंट कंट्रोल हुआ, ठीक है। ये दोनों ऑलमोस्ट वो कह रहे हैं सेम ही है, ये बात वो कहना चाह रहे हैं, करंट मिररिंग। अच्छा, current through the resistor R load is therefore a function of the current set by the bias resistor, the two being nearly equal. This is the function of current mirrored circuit. ये अब आगे definition इसकी। This is the function of current mirrored circuit to regulate the current through the load resistance by conveniently adjusting the value of
R22, यानी R22 के थ्रू हम जो करंट है IC है लोड में से, उसको हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, करंट रेगुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट थ्रू द डायोड इज डिस्क्राइब्ड बाय सिंपल इक्वेशन, पावर सप्लाई वोल्टेज माइनस द डायोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस R22, ठीक है। ये वाली क्या होगा कि V सप्लाई VCC माइनस VD ओवर R22, यहाँ से ये करंट आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद टू बेटर मैच द करेक्टरिस्टिक ऑफ द टू पीएन जंक्शंस डायोड एंड द ट्रांजिस्टर बेस मीटर, ट्रांजिस्टर में बी यूज इन प्लेस ऑफ अ रेगुलर डायोड। अब उस डायोड की जगह आप क्या लगाते हैं, ट्रांजिस्टर लगाते हैं, तो ये सर्किट आपका बन जाएगा। लेकिन ये भी तो है ना बेस मीटर जंक्शन, ये भी तो डायोड की तरह का है ना, ये इधर यूज़ कर लें आप। और इसका जो आपका बेस है इसको आप यहाँ शॉर्ट कर दें कलेक्टर के साथ, तो क्या होगा कि ये वाले जो 0.7 होंगे ये इधर आ जाएंगे, ठीक है, 0.7 इधर आ जाएगा। तो VCC माइनस VD या 0.7 डिवाइडेड बाई R22, ये वही सर्किट है जो ऊपर वाला सर्किट है। तो ये है बेटा करंट मिरर का सर्किट, ठीक है। यानी आप R22 से ये वाला करंट कंट्रोल करोगे, इसको बोलते हैं करंट मिरर। अच्छा, अब ये NPN के साथ बना है तो ये इसको कहते हैं करंट सिंकिंग, ये करंट सिंक कर रहा है। आप देखो करंट इसमें डूब रहा है, ये आगे अब PLC में भी पढ़ोगे, करंट सिंकिंग एंड सोर्सिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो करंट सिंक का मतलब ये है कि करंट आपका जो है इस स्विच, ये जो आपका ट्रांजिस्टर है इसके अंदर जा रहा है, ये सिंक हो रहा है करंट। और सोर्सिंग क्या होता है कि आप जो है ये NPN है तो ये PNP आप यूज़ करके आप करंट जो है वो स्विच, ये जो आपके ये है BJTs हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, इनसे आप निकाल सकते हैं आउट, यानी यहाँ से करंट निकल रहा है लो टुवर्ड्स लोड। यानी इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम लोड to the your transistors, that will be sinking configuration, and if the current is flowing from your transistors to your load resistance, that will be sourcing configuration। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करंट सिंक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ करंट मिरर और करंट सोर्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ करंट मिरर्स, ये NPN से बनेंगे और ये वाले PNP से बनेंगे। Because the temperature is a factor in the diode equation and we want the two PN junctions to behave identically under all operating conditions, we should maintain the two transistors exactly the same temperature। दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए, दोनों के दोनों मैच भी करने चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। दिस इज इजीली डन यूजिंग डिस्क्रीट कंपोनेंट्स बाय ग्लूइंग द टू ट्रांजिस्टर केसेस बैक टू बैक लगा दें, उसमें कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा। इफ द ट्रांजिस्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड टुगेदर ऑन अ सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन, जिसको IC बोलते हैं, द डिज़ाइनर्स शुड लोकेट द टू ट्रांजिस्टर्स क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के पास रखना, उनमें डिफरेंस ना हो ताकि उनमें टेम्परेचर डिफरेंस ना आ जाए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस आएगा फिर वो मिररिंग अच्छी नहीं होगी, इसमें फिर एरर होगा, मतलब उसमें एरर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, द करंट मिरर सर्किट शोन विद द टू NPN ट्रांजिस्टर्स इन द फिगर A इज समटाइम्स कॉल्ड करंट सिंकिंग, ये ऊपर वाला करंट सिंकिंग, बिकॉज द रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर ड्रॉज करंट फ्रॉम द लोड टू ग्राउंड, ठीक है, sinking current rather than forcing it to flow from the positive side of the battery to the load sourcing। If we wish to have a grounded load and a current sourcing mirror, we may use PNP transistors like figure B, ये ऊपर वाली बात है। While resistors can be manufactured in ICs, it is easier to fabricate transistors. IC designers avoid some resistors by replacing the load resistance with current sources. A circuit like an operational amplifier built from the discrete components will have few transistors and many resistors. An integrated version will have many transistors and few। अब ये देखिए ज़रा, इसमें आप क्या कर रहे हो कि एक ड्राइवर है यानी R22, उससे मल्टीपल आपने जो है वो करंट सोर्सेज बना लिए हैं। तो ये सबको कॉमन करोगे आप, Q2 Q3 Q4 Q1 ये सबकी बेस कॉमन करोगे, और अब ये सारे के सारे जो करंट होंगे वो इसको मिरर करेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जी सर ये करंट आई लोड इस करंट के मिरर कर रहा है, ये भी इसको डबल करना है। अगर आपने किसी करंट को डबल करना है मिसाल के तौर पर, तो डबल आप कैसे कर सकते हो, इस ट्रांजिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो चैनल है उसको वाइड कर दो, यानी अगर उसकी चैनल आप वाइड कर दो करंट डबल हो जाएगा। यानी वाइड करने से क्या मुराद है कि उसकी रेजिस्टेंस होती है ना, रोज इक्वल R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, आप उसका एरिया बढ़ा दोगे तो करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इन द फिगर बिलो वन वोल्टेज रेफरेंस न्यू वन ड्राइव्स मल्टीपल करंट सोर्सेज Q2 Q3 एंड Q4। if Q2 and Q3 are equal area transistors, the load currents I load will be equal। यानी दोनों ट्रांजिस्टर्स का एरिया यानी W ओवर एल भी कह सकते हैं आप उसको, एरिया वैसे W इंटू एल होगा, विड्थ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो ये मॉसफेटीज़ में आपने इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। इफ़ वी नीड अ 2 into I लोड द पैरेलल Q2 and Q3, बेटर येट फैब्रिकेट वन ट्रांजिस्टर।
say Q3 with twice the area of Q2, the current I3 will be twice I2. In other words, load current scales with the ट्रांजिस्टर एरिया, ट्रांजिस्टर के एरिया से जो है ना वो स्केलिंग उसकी हो जाएगी। अच्छा, मल्टीपल करंट मिरर्स में बी स्लेड फ्रॉम अ सिंगल Q1 R बाइस वोल्टेज सोर्स। तो ये हमने देखा कि हम एक जो है R बाइस से मल्टीपल करंट सोर्स जो है वो मिरर कर सकते हैं। अब रिव्यू क्या है, करंट मिरर इज अ ट्रांजिस्टर सर्किट दैट रेगुलेट्स द करंट थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस। द रेगुलेशन पॉइंट इज सेट बाय अ सिंपल resistor adjustment. Transistors in a current mirror circuit must be maintained at the same temperature for precise operation. When using discrete transistors, you may glue their cases together to do this. यानी उनको आपस में जोड़ दें। Current mirror circuits may be found in two basic varieties: the current sinking configuration, where the regulating transistor connects the load to the ground, and the current sourcing configuration, where the regulating transistor connects the load to the positive terminal of the DC power supply। तो ये सिंकिंग और सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक ज़रा थोड़ा सा एडवांस्ड आ जाते हैं करंट मिरर। उसमें क्या होता है कि जी ये जो करंट है मिरर, इसमें और इसमें जो है ना ये मिरर प्रॉपर नहीं हो पाता, यानी इसमें और इसमें एरर आ जाता है। तो उसका एक हल ये होता है कि आप रेजिस्टेंस यूज़ करें RE। जैसे आपको याद होगा कि एम्पलीफायर में हमने ये देखा था कि बीटा वेरिएशंस आती थी, कि बीटा वेरी करते थे तो आपका जो है वो आपकी गेन वेरी हो जाती थी। तो हमने कहा था कि आप ट्रांजिस्टर में एमीटर के साथ आप रेजिस्टेंस यूज़ कर लें RE, उससे आपकी बीटा वेरिएशंस जो है वो कम हो जाती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी हमने क्या किया कि एमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस RE लगा दी, ठीक है, इससे ये वेरिएशंस कम हो जाएंगी। वेरिएशन ऑफ द करंट ओवर कंप्लायंस रेंज इज टू इंट्रोड्यूस a small amount of resistance into the emitter of each transistor. Typically these resistors are chosen to have a few tenths of a voltage drop cross them, यानी इनमें बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, few tenths of voltage drop। अच्छा, for this circuit both emitter resistors and transistors need to be matched, यानी ये दोनों भी मैच होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। This is obviously easy for resistors where low tolerance resistors are easily available। अच्छा, एक और करंट सोर्स जो बड़ा मशहूर है, विल्सन करंट मिरर सोर्स। विल्सन करंट मिरर सोर्स क्या होता है कि अनदर वेरिएशन ऑफ द बेसिक करंट मिरर सर्किट इज रेफर टू एज विल्सन मिरर और विल्सन करंट मिरर। विद इन द सर्किट अ थर्ड ट्रांजिस्टर, एक तीसरा ट्रांजिस्टर इसने जो है वो इसमें डाला हुआ है। दिस ट्रांजिस्टर शोन एज TR3 इन द डायग्राम कीप्स द कलेक्टर। अब ये इसकी डायग्राम पहले देख लें, ये डायग्राम है इसकी, TR1, ठीक है, TR2 और TR3। ये वाला करंट आपका मिरर होगा इसके साथ। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आप देखें, एक तो ये 0.7 वोल्ट है, एक तो ये आ गए, ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो है 0.7 ये वाले आ गए, तो 0.7 प्लस ये वाला 0.7, 2.7 इसमें ऐड हो जाएंगे। विद इन अ सर्किट थर्ड ट्रांजिस्टर इज इंट्रोड्यूस्ड। This transistor shown as TR3 in the diagram keeps the collector of TR1 at a voltage equivalent to 2 volt diode drops below the rail voltage VCC। ठीक है, तो उसमें 2 वोल्टेज ड्रॉप आ जाएंगे, एक ये वाला आ जाएगा बेस मीटर वाला 0.7, ठीक है, और प्लस एक ये वाला 0.7, तो 2 वोल्टेज ड्रॉप इसमें आ जाएंगे। इसमें इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें मिरर करंट और प्रोग्रामिंग करंट में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होंगी, ठीक है, ये परफेक्टली मैच होंगे। तो ऑल्सो द ट्रांजिस्टर विदाउट द शॉर्ट सर्किट कलेक्टर बेस कनेक्शन बिकम्स द प्रोग्रामिंग टर्मिनल। ये आपका प्रोग्रामिंग है, और ये वाला जो है ये वाला करंट I2, ये वाला R1 और ये TR3 वाला, ये आप मिरर होगा आपका। तो current mirror circuits are very useful, especially within the integrated circuits. The components can easily be incorporated into the design for little cost. As such, they enable balanced currents to be supplied to the circuits like differential pairs and like this, and this ensures that this operation is improved further. Current mirrors are not widely used outside IC technology in view of the additional number of components required, but nevertheless the principles are the same in both discrete form and when used within the ICs। तो ये था आपका विल्सन करंट मिरर सोर्स, हमने ये पढ़ा। तो आज जो है हमने कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और करंट मिरर्स के मतलब जो है वो स्टडी किया है इस लेक्चर में। चला हम फर्दर टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीक हाज़िर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।